मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। कोरियोलिस एक्सेलरेशन हमने निकाला था कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है। हमारे पास में क्या थे, दो निर्देश तंत्र थे S और R, जहाँ पर हमारा जो S निर्देश तंत्र था वो एक स्थिर निर्देश तंत्र था और जो R निर्देश तंत्र था वो क्या था, S के सापेक्ष घूर्णन कर रहा था। ठीक है, यानी हमारे पास में एक जो फ्रेम था वो क्या था, रेस्ट में था, और जो हमारा दूसरा फ्रेम था वो रोटेट कर रहा था S के रिस्पेक्ट में, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा क्या था उसका, उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी। यहाँ पर हमारे पास में एक पार्टिकल P था और ये दोनों फ्रेम इस तरह से थे, R जो था वो रोटेट कर रहा था, लेकिन उसका रोटेशन इस तरह से था कि O और O डैश यानी दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम रहे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का ओरिजिन जो होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा पार्टिकल है P, इसके लिए क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R डैश, ये पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो S के अंदर x y z है और R के अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी और वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी यहाँ से अपने पास में, और एक हमने निकाला था एक्सेलरेशन के लिए त्वरण के लिए रूपांतरण संबंध निकाले थे। ठीक है, तो जो त्वरण का रूपांतरण समीकरण था अपना वो क्या था, a डैश इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस b डैश माइनस का ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन थी एक्सेलरेशन की। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास में, इसके अंदर क्या था, a डैश जो था, a डैश क्या था, R फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन था। ठीक है, R फ्रेम के अंदर मेजर्ड एक्सेलरेशन, R के अंदर लिया हुआ त्वरण, और जो A था वो S फ्रेम के अंदर लिया हुआ त्वरण था, S फ्रेम के अंदर त्वरण था, और जो 2 ओमेगा क्रॉस b डैश, ठीक है, ये जो अपना 2 ओमेगा क्रॉस b डैश था वो क्या था, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन था, कोरियोलिस त्वरण। और हमारा जो ओमेगा क्रॉस r था वो हमारा था अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास में हमने वैल्यूज निकाली थी। आज हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो रूपांतरण समीकरण होगा हमारा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ से हम उपरोक्त समीकरण को हम क्या करें, m से गुणा कर दें। उपरोक्त समीकरण को दोनों ओर से m से गुणा करने पर, ठीक है, तो m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m a डैश m a माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस b डैश, ठीक है, माइनस m ओमेगा क्रॉस r। ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है इसके अंदर अपने पास में फोर्स की वैल्यू जाएगी। तो एक तो है हमारा F डैश, F माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस b डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। ये इक्वेशन आई अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर अपने पास में जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगी, जहां F डैश कौन से फ्रेम में, R फ्रेम के अंदर मेजर्ड फोर्स है, R फ्रेम के अंदर कण पर लगने वाला बल है। ठीक है, जहां F डैश निर्देश तंत्र R में कण पर लगने वाला बल है। ठीक है, दूसरा अपने पास में क्या है, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस b डैश, और एक ये है
तो है ये जो हमारा फोर्स होगा माइनस का एम ओमेगा क्रॉस आर अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि ठीक है, ये अब केंद्रीय बल है अपने पास में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कब लगेगा? घूर्णन के कारण, ठीक है, जो कि निर्देश तंत्र रोटेट होने की वजह से लग रहा है। निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कब कार्य करेगा? घूर्णन की वजह से। थर्ड हमारे पास में कॉम्पोनेंट आ रहा है माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश ठीक है। ये कौन सा फोर्स है? ये हमारा फोर्स है माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। इसे हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ठीक है, इसे हम कोरियोलिस ही कहते हैं। तो यहाँ से अपने पास में ये कौन सा फोर्स है? कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स कब लगता है? जब किसी घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर कोई कण गति करता है, अर्थात अपने पास में जो आर है यानी हमारा एक रोटेटिंग फ्रेम है। इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उस पर ये कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। यहाँ पर ओमेगा और वी डैश दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ओमेगा घूर्णन की वजह से है और वी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, रोटेट करने वाले फ्रेम के अंदर कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उस पर कोरियोलिस फोर्स कार्य करेगा। कोरियोलिस बल है जो कि कब लगता है? घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो कण की गति के कारण कार्य करेगा एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें। तो देखो अपने पास में ये जो दोनों फोर्स हैं, अब केंद्रीय बल और कोरियोलिस बल दोनों ही क्या है? आभासी बल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब केंद्रीय बल तथा कोरियोलिस बल आभासी बल होते हैं, आभासी या छद्म बल होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है अपने आभासी या छद्म बल स्यूडो फोर्सेज हैं, यानी ये वास्तव में कार्य नहीं करते हैं, वास्तव में इस पार्टिकल पे पर कार्य नहीं कर रहे हैं, ये लगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट होता है पार्टिकल के ऊपर, ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, रियल में नहीं लग रहे हैं, ये इस निर्देश तंत्र के घूर्णन रोटेशन की वजह से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? अब केंद्रीय बल और कोरियोलिस बल दोनों ही आभासी या छद्म बल स्यूडो फोर्सेज होते हैं।
अब देखो अपने पास में जो माइनस का 2n ओमेगा क्रॉस बी डेज है, तो यहाँ से ओमेगा क्रॉस बी डेज इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि हम लिखें कोरियोलिस बल में यदि ओमेगा तथा वी डेज के मध्य, ठीक है, ओमेगा और वी डेज जो है अपने इन दोनों के बीच में अगर क्या हो, एंगल जो हो थीटा हो, थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 2n ओमेगा क्रॉस वी डेज इक्वल टू माइनस का 2n ओमेगा वी साइन थीटा एन के, ठीक है। क्रॉस वी है, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, तो जो फाइनल होगा अपने पास में वो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, और अगर दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ओमेगा और वी क्या है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो यदि हमारे पास में जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारी वेलोसिटी है पार्टिकल की, दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल हो वो क्या हो, थीटा हो, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, यदि उपरोक्त समीकरण में यदि थीटा इक्वल टू 0 हो, अर्थात या थीटा इक्वल टू पहले 90 का केस में, थीटा इक्वल टू 90 हो, अर्थात कण की गति घूर्णन x के घूर्णन x जो होगी, ठीक है, या घूर्णन की जो अपनी डायरेक्शन होगी, घूर्णन के क्या हो, परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो कोरियोलिस बल ठीक है, यानी जो हमारा रोटेशन की जो एक्सिस है, ठीक है, उसके अगर परपेंडिकुलर मोशन हो रहा हो, इस तरह से कोई चीज हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेशन जो हो रहा है वो इस तरह से हमारी जो एक्सिस है रोटेशन की, उसके अगर परपेंडिकुलर हो, यानी इस तरह से वेलोसिटी हो, ये अपना ओमेगा है और v अपना इस तरह से हो, तो अगर परपेंडिकुलर हुए तो उस टाइम पे क्या होगा, थीटा का मान 90 होगा, और उस कंडीशन में ये जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 2n ओमेगा v, ठीक है, n के तो अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और साइन थीटा का मान अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो माइनस का 2n ओमेगा v कोरियोलिस बल का मान माइनस का 2n ओमेगा v होगा तथा अधिकतम होगा, ठीक है। इस टाइम पर इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर, अगर वो ये जो हमारी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने पास में दूसरी क्या कंडीशन हो जाएगी, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात कण की गति घूर्णन तल के समांतर हो, ठीक है, जिस तरह से घूर्णन हो रहा है उसी के समांतर जो हो वो कण की गति हो, v और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा, समांतर हो, पैरेलल हो यहाँ से, तो जब पैरेलल इनकी गति होगी, पार्टिकल का जो मोशन है वो हमारा जो रोटेटिंग एक्सिस है, ठीक है, या रोटेटिंग हमारा जो प्लेन है उसके क्या होगा, पैरेलल हो, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा,
और उस टाइम कोरियोलिस फोर्स 0 होगा। यानी किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर या हमारा कोई भी जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में है जिस जो अपनी रोटेटिंग एक्सिस या रोटेटिंग जो हमारा प्लेन है उसी की डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, हो तो कोरियोलिस बल न्यूनतम अर्थात 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात करो जो स्थिर अवस्था में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक जो हमारा अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है, उसका इफेक्टिव वेट याद करना है। ठीक है, जो कि स्थिर अवस्था में कितना है, 60 किलोग्राम का है तथा जिसका रॉकेट ऊर्ध्व दिशा में ठीक है ऊपर की ओर जा रहा है उसका रॉकेट। ठीक है, और कितने 6G त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका एक्सेलरेशन है रॉकेट का वो कितना है, 6G है। ठीक है, तो ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है, 6G त्वरण से जा रहा है। ठीक है, यह रॉकेट 6G त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, हम लिख सकते हैं 6G त्वरण से तो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसका हमें इफेक्टिव वेट ज्ञात करना है जो कि रेस्ट में कितना है, 60 kg का है। ठीक है, यानी कि उसका मास कितना है, 60 kg है। और हमें दे रखा है कि उसका जो रॉकेट है वो किस ऊपर की ओर जा रहा है और कितने त्वरण से, 6G त्वरण से। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष यात्री होगा वो एक रॉकेट में है और रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और उसका रॉकेट का जो त्वरण है वो कितना है, 6G है। ठीक है, G यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो इसके ऊपर लगने वाले बल कौन से होंगे। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल जो होगा
वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस पर आभासी बल भी कार्य करेगा क्योंकि ये किसमें है, एक त्वरित फ्रेम के अंदर, एक्सीलरेटेड फ्रेम में है। ठीक है, इसका जो तंत्र है वो क्या है, त्वरित तंत्र है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम के अंदर है तो इसके ऊपर आभासी बल स्यूडो फोर्सेज कार्य करेंगे। तो यहाँ से इसके पास एक तो क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड mg फोर्स काम करेगा। ठीक है, ये तो हमेशा होगा ही। दूसरा क्या होगा, इस त्वरण की वजह से अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो जो आभासी त्वरण होगा यानी इस पर लगने वाला जो त्वरण होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और नीचे की ओर को अगर हम पॉजिटिव माने तो उसके ऊपर एक और फोर्स कौन सा हो जाएगा, ma नोट हो जाएगा, जहां पर a नोट क्या है, ये वाला त्वरण है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। हमारे पास में हो जाएगा, दिया है यहाँ हमने प्रश्नानुसार रॉकेट का त्वरण। ठीक है, जो हमारा रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन हमको कितना दे रखा है, 6g दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा a नोट इक्वल टू माइनस का 6g। नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो a नोट इक्वल टू हो गया माइनस 6g। और अंतरिक्ष यात्री का जो स्थिर अवस्था में उसका मास जो हमें दे रखा है वो कितना है, 60 kg। m इक्वल टू में दे रखा है 60 kg। तो लगने वाले बल कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से फोर्स उस पर काम करेंगे, एक तो होगा इस a नोट की वजह से, एक होगा हमारा mg। तो F इक्वल टू mg प्लस ma नोट। ठीक है, यहाँ पर ये जो a नोट हमने लिखा है अंतरिक्ष यात्री के लिए ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाला नेगेटिव है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से mg प्लस ma नोट उस पर काम करेंगे तो F इक्वल टू हो गया, mg हो जाएगा हमारे पास में 60 प्लस ma नोट अपने पास में कितना हो जाएगा, तो यहां से अपने पास में, ठीक है, तो दोनों फोर्स उसके ऊपर क्या होंगे, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर। एक तो अपने पास में ये है mg और एक क्या है ma नोट है, दोनों का मान रख देंगे हम। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा F इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा 420 जी। तो F का मान अपने पास में आ गया 420 जी आ गया अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, 60 kg हमको दे रखा था, ठीक है, और 6g जो था उसका त्वरण था। तो ये अपने पास में m की वैल्यू हमने रख दी, m इसमें mg, तो m का अपने पास में 60 था और ma नोट यहाँ पर अपने पास में a नोट की वैल्यू 6g थी। और इसको m को हमने पहले लिख रखा है तो इसको 60 इंटू 6g लिख लेंगे। तो ये अपने पास में माना जाएगा 420 जी। और अगर हम किलोग्राम में इसको निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, ये न्यूटन में अपने पास में, और ये हो जाएगा 420 जी अपॉन जी। तो ये 420 किलोग्राम या किलो भार के अंदर अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 420 किलो भार।
ठीक है। ये 420 जी है वो अपने पास में न्यूटन के अंदर है, ठीक है। तो न्यूटन से हम इसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, जी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 420 आ जाएगा। तो जो एस्ट्रोनट है उसका इफेक्टिव वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 420 kg हो जाएगा, ठीक है। और रेस्ट में उसका कितना है, 60 kg है। तो ये मान अपने पास में आ जाएगा। तो ये उसके ऊपर लगने वाले स्यूडो फोर्सेस की वजह से इसमें चेंजेज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर हमारे पास में ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या होता कि जो कोई और कंडीशन होती कि नीचे की साइड में हमें क्या दिया हुआ होता, तंत्र जो भी हमारा फ्रेम है उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। जैसे मान लो कि कोई m = 10 kg की कोई वस्तु है जो स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, फ्रीली फॉल हो रही है वो, और उसके ऊपर हमें क्या निकालना हो, उसका जो मास है वो हमें किसमें निकालना हो, एक त्वरित फ्रेम के अंदर, ठीक है। जो हमारा त्वरित फ्रेम है वो नीचे की ओर आ रहा है किससे, एक्सेलरेशन से, ठीक है। मान लो 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे तो नीचे वाला फोर्स जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। लेकिन इस फ्रेम की वजह से वो फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है। तो हमारे पास में कोई भी फ्रेम हो, यदि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, तब तो क्या होगा, वस्तु पर लगने वाला जो त्वरण होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ठीक है, उसे नीचे की ओर प्रतीत होगा। और यदि उसका मोशन नीचे की ओर है तब उसका जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसे देख रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसका इफेक्टिव वेट या उस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो क्या होंगे। तो इस कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर mg जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा और इसकी वजह से जो ma0 है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर mg - ma0 हो जाएगा, ठीक है। तो mg - ma0 होने की वजह से क्या आ जाएगा, इसके भार में कमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू पहले वाले में हमारे पास में क्या आ रही थी, ऊपर की ओर जा रहा था, तो ऊपर की ओर जाने की वजह से भार में वृद्धि हो रही थी, 420 आ रहा था। और यदि हमारे पास में इस तरह की कंडीशन रही कि नीचे की ओर आ रहा है तो भार में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लिफ्ट का एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो डाउनवर्ड होंगे, क्योंकि mg हमेशा डाउनवर्ड होता है। और हमारा जो स्यूडो फोर्स होगा, ठीक है, स्यूडो फोर्स जो इस पर लग रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ही हुआ। दोनों फोर्स डाउनवर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट जो है वो इंक्रीज होगा, यहाँ पर फोर्स जो है वो दोनों ऐड होंगे। और अगर मोशन अपने पास में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, जब अपवर्ड मोशन है और अगर मोशन डाउनवर्ड हुआ, नीचे की ओर हुआ, तो लगने वाले जो फोर्सेस होंगे mg जो है वो नीचे की ओर, और एक फोर्स जो होगा स्यूडो फोर्स जो होगा आभासी बल वो ऊपर की ओर होगा। इस वजह से भार में जो है वो कमी होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में क्या होता है, स्यूडो फोर्स एक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है, हमारे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से इसके ऊपर स्थित जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कैसे कार्य करता है, या हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट के अंदर कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे अर्थ पर जो गिरती हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करता है।